आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और मिजोरम में चुनाव परिणाम कल आएंगे, जिसमें किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, अर्थात इनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वहां के लोकल दल लड़ रहे हैं। 4 राज्यों में एग्जिट पोल जितने उलझे हुए थे उतना ही स्पष्ट आया है चुनाव परिणाम। कांटे की टक्कर के अनुमानों के गुब्बारे में कांटा चुभ गया। भारत के 3 राज्यों 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, उसमें कमल खिला ही नहीं बल्कि धमाके के साथ खिला। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से सभी परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा इंडिया अलायंस का भविष्य, कितना जोर पकड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली जातिवादी जनगणना की मुहिम। पुरानी पेंशन स्कीम का क्या होगा? क्या लोगों ने उस पर भरोसा किया या फिर नकार दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ो उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रगणों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। आप लोग सब्सक्राइब कर जाते हैं लेकिन शायद लाइक करना भूल जाते हैं। अब आते हैं आगे। इन चुनाव परिणामों की भनक किसी को लगी हो या न लगी हो, लेकिन शेयर बाजार को भनक लग गई थी जैसे ही एग्जिट पोल आया था, क्योंकि उसको पंख लग गए थे। अब देखिए सोमवार को जब कल शेयर मार्केट खुलेगा तो किस ऊंचाइयों तक जाता है, क्योंकि इन चुनावों से 2024 के लोकसभा चुनावों का परिणाम का संकेत नहीं, लेकिन कुछ अनुमान तो मिल ही गया है। पीछे क्या अनुमान आए, क्या ओपिनियन पोल आए, क्या एग्जिट पोल आए, उसको भूल जाए तो जानते हैं कि क्या परिणाम आए। एक नजर डालते हैं, राजस्थान की तरफ चलते हैं। नहीं, राजस्थान क्यों, सभी राज्यों की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी 115 सीट पर लीड या जीत चुकी है, कांग्रेस 69 और इंडिपेंडेंट 8, बाकी 3, बीएसपी को भी 2 सीटें मिली है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में बीजेपी 164-65 के आसपास चल रही है, कांग्रेस 65-64 और उसी तरह से भारत आदिवासी की पार्टी है लोकल, ये अभी यहाँ पे प्रभावी 1 सीट उसको मिली है। छत्तीसगढ़ बहुत अनएक्सपेक्टेड परिणाम आए हैं। हो सकता था कि 45 के आसपास 44-45 ऐसा केस हो जाता सबसे वर्स्ट सिनेरियो में, लेकिन इतने बड़े बहुमत 54-55 सीट छत्तीसगढ़ में मिल रही है भाजपा को, स्पष्ट बहुमत है, 46 पर बहुमत हो जाता। अब कांग्रेस को 35 सीट मिली है, तो छत्तीसगढ़ के परिणामों से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ते हैं छत्तीसगढ़ के चौंकाने वाले परिणाम। अब इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार आ रही है, जिसमें वह मध्य प्रदेश में कंटिन्यू कर रही है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों को कांग्रेस से छीन लिया है। तो क्या यह भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की तरफ कदम है? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तेलंगाना में जोरदार वापसी की है कांग्रेस ने। हालांकि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही कम है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम है, लेकिन पहले 4 सीटें थी उसके पास तो 1 सांसद था। अब बढ़ के उसके वोटों का प्रतिशत 13 से ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब है कि उसकी सीटें भी बढ़ रही हैं, तो लोकसभा में कुछ और भी उम्मीदें की जा सकती हैं। एआईएम को सबसे बड़ा झटका लगा होगा, उनको इसलिए नहीं कि वो 6-7 सीट पर अटके हुए हैं, उनको इसलिए कि बीजेपी बढ़ रही है उस प्रांत में और इनके इलाके में बढ़ रही है। तो कांग्रेस 64-65 के साथ सत्ता में आ रही है तेलंगाना की, और बीआरएस जो है 39 सीटों के साथ अब आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, अब इनकी बेटियां हैं, वो कौन से घोटाले में फंस रही है ना, वो भी है इनका। तो आप मानचित्र पर देख रहे हैं, राजस्थान के नक्शे को देख रहे हैं आप, सारा भगवामय हो चुका है, लेकिन उससे ज्यादा भगवामय आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश। देखिए दिल में, राजस्थान में देखेंगे तो सेंटर में नहीं है, सेंटर में अब भी कांग्रेस है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल में देखिए किस तरह से भगवा छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ मिला जुला है, किनारे पर देखेंगे तो कांग्रेस है, और तेलंगाना में देख सकते हैं कि बहुत कम है और धीरे धीरे वहां पर आगे बढ़ने वाली है ये पार्टी। ये तो हो गया मैथ की बात। अब आ जाते हैं वोट परसेंटेज क्या रहा है। तो आप देखेंगे वोट परसेंटेज, हाँ, कट्टर ईमानदार आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का देखते हैं
कि इनका वोट परसेंट आप देखिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ पे इनका वोट प्रतिशत नोटा से भी कम है। ईडी का समन था तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्रचार करने चले गए थे, तो देख लिए उनके प्रचार का नतीजा, नोटा से भी कम प्रतिशत मिला है उनको। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि बसपा का एग्जिस्टेंस जो है सपा से ज्यादा है अन्य राज्यों में। उत्तर प्रदेश तक सीमित पार्टी थी, लेकिन अन्य राज्यों में जाए जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी समाजवादी पार्टी से अधिक है। अगर देखेंगे आप, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखेंगे 3.40 है, राजस्थान में देख रहे हैं बीएसपी को तो 1.82 है, इसी तरह से 2 पॉइंट समथिंग छत्तीसगढ़ में भी है। तो बसपा की एक एग्जिस्टेंस है अच्छी। एआईएम 2.2 कुछ सीटों तक रहती है। तो इस तरह से तमाम पार्टियों का जैसे आप वोट प्रतिशत देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने। अब इसके बाद चलते हैं कि इन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन पर जनता भरोसा करती है। वसुंधरा राजे का गुरूर तोड़ने के लिए बीजेपी राजस्थान का रिवाज नहीं तोड़ पाई, क्योंकि लोग 2018 के चुनाव में कह रहे थे कि मोदी तुमसे बैर नहीं, लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और बीजेपी चाहती तो किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इस बार राजस्थान में बिना चेहरे के उतरी। और अब आगे शायद कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बने जो राज तो नहीं बदलने देगा, लेकिन 2028 में हो सकता है राजस्थान का रिवाज अवश्य बदल दे। राजस्थान में एक और डर था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हो सकता है बीजेपी को हिमाचल प्रदेश की तरह कोई झटका लगे, लेकिन राजनीति के जादूगर गहलोत के जादू को मोदी की बाजीगरी ने मात दे दी। राजस्थान में बीजेपी की जीत का राज रिवाज से बढ़कर यह रहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया कि मोदी जी जिसे भी मुख्यमंत्री चुनेंगे वो राजस्थान के हित में काम करेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज के नाम पर चुनाव न लड़ना एक अच्छी रणनीति थी, तो वहीं शिवराज सिंह का यह जानते हुए कि उनका अगला मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है, फिर भी जनहित की कई सारी योजनाएं लेकर आए। और आए ही नहीं बल्कि उनको धरातल पर अच्छी तरह से उतारा भी। वो जनता के बीच कभी नहीं ऐसा गए कि मैं आउट गोइंग सीएम हूं। उन्होंने अपने दावे को बरकरार रखा था, ऐसे काम किया कि जैसे अगले दावेदार वही हैं और जहां तक वो सिद्ध भी कर रहे हैं। जनता के बीच मोदी का जो विश्वास था उसमें शिवराज की लाडली बहनों ने 4 नहीं बल्कि 14 चांद लगा दिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह यानी मामा के श्रेय को बीजेपी किसी भी तरीके से नकार नहीं सकती। जहां मोदी के नेतृत्व की तारीफ होगी, वहीं पर शिवराज सिंह की योजनाओं और उन्होंने जिस तरह से चुनाव में भाग लिया उसको भी इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होगा। शिवराज सिंह अब शायद ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन लाडली बहनों ने उनके मुख्यमंत्री पद के दावे को बहुत ही मजबूत कर दिया है। या शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो यह मान लिया जाए कि उनकी लाडली बहनों ने उनको एक शानदार भावभीनी विदाई दी है मुख्यमंत्री पद से। एमपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि बीजेपी ऐसे नाम लेकर आती है जिसका जिक्र ही नहीं होता, तो मैं किसी नाम का जिक्र ही नहीं करूं। फिलहाल मीडिया में जो जिक्र चल रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेश सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ये संभावित नाम हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री में। तो इसका अर्थ क्या निकाले कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री शायद ही बने, एक नया चौंकाने वाला नाम आए या शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री बने रहे। अब इसमें से कई किंतु परंतु मगर लगे हुए हैं कि कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं तो विधायक और मंत्री बन करके तो रहेंगे नहीं, और मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कहीं जातिवाद ओबीसी पर है। तो ये सब सारी चीजें चल रही है। अब देखिए क्या डिसाइड करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इतनी बड़ी जीत दिलाने वाले शिवराज सिंह को बीजेपी कैसे इग्नोर कर सकती है, जबकि आगे लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी के थिंक टैंक कुछ विचार करें और अगले लोकसभा चुनाव तक या उससे आगे तक के लिए शिवराज सिंह को 5वीं बार मौका मिल जाए। यदि शिवराज सिंह को मौका नहीं मिलता है तो बीजेपी के तर्कस में बहुत सारे तीर है, उसने किसी और तीर को चुना होगा। बीजेपी हमेशा सरप्राइज करने वाले फैसले लेती है चुनावों के बाद, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में क्या चौंकाने वाला फैसला होता है। अब छत्तीसगढ़ को देखें तो मुझे
जरा भी उम्मीद नहीं थी या विश्वास नहीं था, उम्मीद तो गलत होगा कहना, विश्वास नहीं था कि बीजेपी आएगी। हो सकता है 45, 44, 46 ये सब आंकड़ा हो जाता, लेकिन 54-55 सीटें मिल जाएगी यह मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मोदी जी जो महादेव के भक्त हैं, उन पर महादेव की कृपा हुई और भूपेश बघेल को महादेव ऐप की बद्दुआ लग गई और उनके सत्ता में बने रहने के विश्वास को कुठाराघात लग गया। अब आते हैं तेलंगाना में। कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत नहीं, एक जीत मिली है, वो 65 सीट के साथ है, जो बहुमत से केवल 5 सीट अधिक है। इसका मतलब समझ रहा है ना विनोद? हाँ, वही कि कहीं कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायक सामूहिक इस्तीफा न दे दे 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद। लेकिन देकर जाएंगे कहां? बीआरएस में? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन बीआरएस कहां जाएगी? मोदी जी की गोद में। हाँ, जब अजीत पवार मोदी जी की गोद में यानी बीजेपी से मिल सकते हैं, तो बीआरएस यानी केसीआर को बीजेपी से मिलने में कौन सा परहेज है? अब आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के गठन की प्रक्रिया गठन हो चुका है, लेकिन इसका एक्शन थोड़ा जोर पकड़ सकता है। लेकिन इसमें केजरीवाल और राहुल गांधी का दावा कितना मजबूत होगा? आम आदमी पार्टी, जिसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं, वो क्या दावा पेश करेगी? और अभी तो अपनी सारी ताकत जेल से सरकार चलाने में लगा रहे हैं। यदि चुनाव में बीजेपी की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ती तो ईडी थोड़ी राहत दे भी सकती थी लोकसभा के चुनाव तक। लेकिन इस सीबीआई और ईडी के आक्रमण से भ्रष्टाचार निवारण का मोदी का तरीका जनता को भा गया, और जब भा ही गया है तो अब इस तरीके को भाग भाग कर अमल में क्यों न लाया जाए? जी हाँ, तो अब देखिए आगे सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आगे क्या क्या करती हैं। जाति जनगणना का धतूरा खाकर घूमने वाले राहुल, अखिलेश और केजरीवाल मोदी की 4 जातियों से चारों खाने चित हो गए। नीतीश का जाति जनगणना वाला दाव कहीं उल्टा न पड़ जाए, यह भी हो सकता है। और चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि मुस्लिमों के तुष्टीकरण को तो सह लेंगे, छुट्टियां तुम कितनी भी काट लो, लेकिन सनातन का अपमान किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। वीडियो लंबी हो रही, कल आऊंगा चुनाव और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ। तो आपने वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।